वेलकम टू द कोर्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिज़ाइन। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिज़ाइन के अंदर हमने जो इम्पॉर्टेंट एम्पलीफायर्स हैं, कॉमन एमीटर और कॉमन सोर्स, वो ऑलरेडी कवर कर लिए हुए हैं। इसके अलावा लास्ट लेक्चर में हमने कॉमन कलेक्टर और कॉमन बेस एम्पलीफायर की करैक्टरिस्टिक्स देखी थी। और आज हम इसको जो रिमेनिंग इम्पॉर्टेंट रह गए हैं कॉमन गेट एफ के अंदर, कॉमन गेट और कॉमन ड्रेन, इनको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये भी इम्पॉर्टेंट हैं लेकिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें कॉमन सोर्स है जिसके हमने डिटेल से सारा एनालिसिस किया है, तो इनका भी एनालिसिस उसी पैटर्न के ऊपर हो जाएगा। अच्छा, तो एफ कॉमन गेट फीचर्स। द कॉमन गेट एफ कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड्स अ लो इनपुट इम्पीडेंस वाइल ऑफरिंग अ हाई आउटपुट इम्पीडेंस। तो ये देखें, आपका ये कॉमन गेट है, यानी इसका गेट जो है वो कॉमन है दोनों स्टेजेस के दरमियान। तो एन चैनल, दिस इज़ फॉर एन चैनल एंड दिस इज़ फॉर पी चैनल। अब इसमें जो हाई इनपुट साइड थी वो थी गेट वाली, तो वो आप देख रहे हैं कि वो इन दोनों में कॉमन है, तो जिसकी वजह से इसकी जो इनपुट इम्पिडेंस है वो ज़रा रिलेटिवली लो है, इसको जो शो होगी। ठीक है, इट प्रोवाइड्स लो इनपुट इम्पिडेंस वाइल ऑफरिंग अ हाई आउटपुट इम्पिडेंस। इसकी आउटपुट इम्पिडेंस जो है इस आउटपुट रेजिस्टेंस की वजह से हाई होगी। As the gate is grounded, this acts as a barrier between input and output, providing high levels of isolation, providing feedback, preventing feedback, especially at very high frequencies. अच्छा, इसमें जो है आइसोलेशंस हैं इनपुट और आउटपुट लेवल के दरमियान, इसकी वजह से, तो इसलिए इसमें फीडबैक जो है उसकी लेवल कम है, फीडबैक की चांसेस कम है इसके अंदर। अच्छा, ऑल दो दी वोल्टेज गेन इज़ हाई, इसकी वोल्टेज गेन हाई है लेकिन इसकी करंट गेन लो है। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि सिर्फ कॉमन एमीटर और कॉमन सोर्स ऐसे एम्पलीफायर्स हैं जिनकी दोनों गेन्स अच्छी हैं, करंट और वोल्टेज, जिसकी वजह से उनकी पावर गेन्स अच्छी हैं। बाकी जो हैं एम्पलीफायर्स, इनको मैंने कहा था कि ये थोड़े से मतलब लंगड़े टाइप कह लें आप, मतलब एक चीज़ इनकी अच्छी है और एक चीज़ इनकी जो है वो ज़रा कम है। तो लेकिन हम इनका भी अपनी अपनी इन इस प्रॉपर्टी की वजह से भी इनकी अपनी डेडिकेटेड एप्लीकेशंस हैं। So although the voltage gain is high, the current gain is low, and the overall power gain is also low when compared to the other FET configuration circuit configurations available. The other salient feature of this configuration is that the input and output are in phase. अब इसमें क्या होगा कि इसमें इनपुट और आउटपुट आपकी इन फेज होंगी, इसमें इन्वर्जन नहीं होगी, यानी ये आपका एज अ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के तौर पे काम करेगा। अब इसमें आप देखें कि इसकी करंट गेन लो है, यानी अगर ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा यूनिटी है तो आप इसको जो है वो करंट बफर के तौर पे भी जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो इनपुट साइड पे करंट होगा वही इसकी आउटपुट साइड पे करंट आ जाएगा। अच्छा, इसकी द FET कॉमन गेट एप्लीकेशन गेट सर्किट इज़ नॉट वाइडली यूज्ड एज अदर FET कॉन्फ़िगरेशंस एट इट ऑफन प्रोवाइड्स वेरी फ्यू एडवांटेजेस ओवर अदर कॉन्फ़िगरेशन, यानी इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, इसलिए ये ज़्यादातर बुक्स के अंदर भी जो है ज़्यादातर जगहों पे ज़्यादातर ये इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया हुआ। एनी हाउ, देर आर सम एरियाज वेयर इट प्रूव्स टू बी वेरी यूजफुल। RF एम्पलीफायर्स, द कॉमन गेट और ग्राउंडेड गेट सर्किट configuration is used for VHF and UHF, very high frequency, ultra high frequency RF amplifiers, where the low input impedance allows accurate matching to the feeder impedance, which is typically 50 or 75 ohm. The configuration also improves stability, which is a key issue. The gate being grounded provides isolation between the input and output, thereby considerably reducing the possibility of feedback. ये जो पहले हम इसका जो एडवांटेज है डिस्कस कर चुके हैं। Microphone amplifiers. The common gate circuit configuration does find uses with amplifiers that require low input impedance levels. One application is for moving coil microphone pre-amplifiers. These microphones have very low impedance levels. अच्छा, दिस टेबल, अब इसकी समरी आगे बयान की हुई है। कॉमन गेट वाले की समरी क्या है जी? वोल्टेज गेन इसकी क्या है? हाई है, इसकी वोल्टेज गेन हाई, यानी आउटपुट वोल्टेज आपके इनपुट वोल्टेज से ज़्यादा होगा, लेकिन इसकी करंट गेन लो है, तो जिसकी वजह से इन दोनों का प्रोडक्ट जो पावर गेन है वो भी आपकी लो आती है। और इनपुट और आउटपुट जो है वो इन फेज होते हैं, और इनपुट रेजिस्टेंस इसकी लो है, आउटपुट रेजिस्टेंस इसकी हाई है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। एक और जो रिमेनिंग था वो था FET कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर, या इसको सोर्स फॉलोअर भी कहते हैं। अच्छा, द FET सोर्स फॉलोअर कॉन्फ़िगरेशन इटसेल्फ प्रोवाइड्स अ हाई लेवल ऑफ बफरिंग, ठीक है, एंड अ हाई इनपुट इम्पिडेंस। अब इसकी इनपुट इम्पिडेंस जो है वो हाई होती है, इसकी ये कैसे हाई होती है, तो इसका सर्किट देखते हैं। ये देखें इसका सर्किट, कि आप इनपुट दे रहे हैं गेट साइड पे और अब आउटपुट आप कहाँ से ले रहे हैं?
अब इसकी अगर आप नोट करें तो ये आपका जो है आपकी ये कॉमन ड्रेन, इसमें ड्रेन आपका कॉमन है, तो आपका आउटपुट यहाँ सोर्स से आप ले रहे हैं इसकी आउटपुट। तो इसमें आप देखें अगेन आपको इनपुट बहुत हाई मिलेगी क्योंकि आपका गेट इंसुलेटेड होता है, तो यहाँ पे जो आपकी आर इन होगी वो इनफाइनाइट, अराउंड इनफाइनाइट होगी। ठीक है, तो द कॉमन FET सोर्स फॉलोअर कॉन्फ़िगरेशन itself provides a high level of buffering and a high input impedance. The actual input impedance of the FET itself is very high as it is a field effect device. ठीक है, this means that source follower circuit, इसको source follower भी कहेंगे, it is able to provide excellent performance as a buffer. ठीक है, बफर में ये प्रॉपर्टी होती है। अब वोल्टेज गेन इसकी देखें यूनिट ही है, तो अब ये आपका एज अ करंट एज अ वोल्टेज बफर के तौर पे यूज़ हो जाएगा। ऑल्दो द करंट गेन इज़ हाई, द इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल्स आर इन फेज, इनपुट और आउटपुट सिग्नल्स इसके क्या होंगे, इन फेज होंगे। ठीक है, अच्छा अब इसमें जो है इसके पैरामीटर के आगे समरी बताई हुई है। समरी क्या है कि जी इसकी वोल्टेज गेन लो होती है, करंट गेन हाई है, पावर गेन इसकी मीडियम है, दोनों का प्रोडक्ट लो ही कह सकते हैं आप इसको। इनपुट रेजिस्टेंस इसकी वेरी हाई है, आउटपुट रेजिस्टेंस की लो। ये देखिए ये एक आइडियल जो एम्पलीफायर होता है उसके करीब करीब है ये प्रॉपर्टीज़ इसकी, और आप इसको एज अ वोल्टेज बफर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पीछे वाला जो हमने डिस्कस किया था वो एज अ करंट बफर के तौर पे यूज़ हो सकता है। उसकी अच्छा उसकी इनपुट इम्पिडेंस क्या थी, लो, और आउटपुट इम्पिडेंस थी हाई। अच्छा, सोर्स फॉलोअर या बफर सर्किट, द टिपिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉमन ड्रेन और सोर्स फॉलोअर बफर सर्किट इज वेरी इजी टू रियलाइज इन प्रैक्टिकल फैशन। The circuit shows below the circuit shown below gives a typical example of a FET source follower slash buffer circuit. The capacitors C1 and C2 are used to couple the AC signal. अच्छा इसकी सर्किट डायग्राम आप ज़रा देख लें पहले। ये देखें ये आपका जो है आपका कॉमन कॉमन ड्रेन। ठीक है, आपने ड्रेन कॉमन है आपका, ठीक है, आपने VDD के साथ जो है यहाँ पे जोड़ दिया इसको। अच्छा उसके साथ सोर्स के साथ एक रेजिस्टेंस लगाई हुई है, यहाँ भी एक रेजिस्टेंस लगाई है, कपलिंग कैपेसिटर्स हैं आपके। ठीक है, जो एक स्टेज को दूसरी स्टेज से कपल कर रहे हैं। अच्छा, इनपुट आप दे रहे हैं गेट साइड से और आउटपुट आप ले रहे हैं यहाँ की इसकी जो है सोर्स साइड से आप इसकी आउटपुट ले रहे हैं। ठीक है, तो the typical implementation of the common drain or source follower circuit is very easy to realize. The circuit shown below gives a typical example of a FET source follower buffer circuit. The capacitors C1 and C2 are used to couple AC signals between the stages and block the DC elements. Capacitor जो है सीरीज में DC को ब्लॉक कर देता है और AC को पास करने देता है। The resistors R1 provides a gate bias. ठीक है, holding gate at the ground potential. The source circuit shows the resistor R2 ground. Its value is determined by the channel current that is required. The source follower circuit presents a high input impedance to the preceding stage, and it is for this reason that the source follower is an ideal format for the use as a buffer. तो ये इसको हम एज अ बफर के तौर पे जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने जो है तीनों BJTs वाले एम्पलीफायर डिस्कस कर लिए हैं और तीनों FETs वाले एम्पलीफायर डिस्कस कर लिए, और इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे वो थे कॉमन एमीटर और कॉमन सोर्स FETs के अंदर। और BJTs और FETs में भी हमने फ़र्क बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था कि BJTs आपका करंट कंट्रोल डिवाइस होता है और FET आपका जो है वो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। BJT आपका नॉर्मली ओपन स्विच या नॉर्मली ओपन आप कह सकते हैं डिवाइस है, और जो स्विच नहीं कह सकते आप इसको, ट्रांजिस्टर ही बोलें क्योंकि ट्रांजिस्टर की एक एप्लीकेशन फर्दर है एज अ स्विच। अच्छा, और जो आपका FET है वो FET आपका नॉर्मली क्लोज्ड टाइप के डिवाइसेस होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टाइप जो हम डिस्कस करेंगे वो है पुश पुल एम्पलीफायर। पुश पुल एम्पलीफायर हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद हो हमने जब क्लास B एम्पलीफायर्स पढ़ रहे थे तो उसमें जो सर्किट आया था वो पुश पुल एम्पलीफायर का सर्किट था, तो इसको भी आज हम थोड़ा सा मज़ीद डिस्कस करेंगे। an amplifier an amplifier designed an amplifier designed with two stages where one is utilizing the positive cycle that is referred as the push stage and the negative cycle can be the pulled stage. पुश कर रहा है और पुल कर रहा है। ठीक है, पुश पुल एम्पलीफायर। अच्छा, इसको कैसे रियलाइज करेंगे, ये देखेंगे इसकी रियलाइजेशन है पुश पुल के पहले पुश कर रहा है, ऊपर वाला जो ट्रांजिस्टर है ये एज अ सोर्स काम करेगा तो पुश करेगा, ये लोड को करंट देगा, ये लोड को पुश कर रहा है। और नीचे वाला जो है वो Q2 है, ये कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, Q1 एंड Q2 कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे ये NPN है तो ये PNP होगा। तो PNP वाला क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, यानी सिंक हो रहा है। ये करंट क्या हो रहा है, सोर्स
और ये करंट क्या हो रहा है, सिंक। ये सोर्स और सिंक मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्लियर कर दिया था कि सोर्स और सिंक जो है वो हम किस तरह से उसको विजुलाइज करते हैं। द पुश पुल amplifiers are the combination of PNP and NPN transistors. This combination has its significance in terms of simplification. It acts as a dual stage amplifier. The NPN transistor here acts as a push amplifier where the positive cycle is amplified. PNP in this transistor acts as a NPN in this transistor acts as a pull amplifier where it enacts on the negative cycle of the applied input. यानी पॉजिटिव साइकिल अगर देंगे तो ये वाला कंडक्ट करेगा आपका, और नेगेटिव साइकिल जब आएगा तो ये नीचे वाला कंडक्ट करेगा। तो इस तरह से जो है आपका ये पुश पुल कन्फिगुरेशन काम करेगी। तो इसको बोलते हैं पुश पुल एम्पलीफायर का डायग्राम। तो पुश पुल एम्पलीफायर्स की वर्किंग क्या है? द पुश पुल एम्पलीफायर इज डिजाइन बेस्ड ऑन द above circuit diagram. At the input side one single resistance is connected between both the Q1 and Q2 transistors, ठीक है। The other resistor that is connected to the output acts as a load. These two transistors can be of the BJT or MOS FET, ठीक है। FET या BJT दोनों से बना सकते हैं। The one transistor that is connected provides the current to the load as the source. The other transistor that is connected acts in such a way that it sinks the current from the load. The operation of the push-pull amplifiers is in such a way that it makes the signal to split into form of out of phase, that is 180 degree. At the input one transformer is connected such that it acts as the input coupler. The coupler splits the signal in such a way that one half of the signal is given to one transistor and the other, यानी इससे पहले आप अगर ट्रांसफार्मर यूज़ करें और कपलर यूज़ करें तो इस तरह से काम करेगा। द कपलर splits the signal in such a way that one half of the signal is given to one transistor and the other is given to the other transistor. In this way push pull amplifier works. अच्छा, it can be classified into various types: class A, class B, class AB. Among all these class B is best suited. जब class B हमने पढ़े थे तो ये इसका सर्किट वहाँ पे आया भी था। अच्छा, इसका एक और नाम भी होता है, वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे, टोटम पोल, ठीक है। टोटम पोल वो आगे हम डिस्कस करेंगे। क्लास ए एम्पलीफायर, इन दिस टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन देयर इज ओनली वन ट्रांजिस्टर प्रेजेंट इन इट। इन दिस केस दिस ट्रांजिस्टर इज रिमेन्ड ऑन ऑलवेज। क्लास ए एम्पलीफायर हमने पढ़े हुए थे कि क्लास ए में जो है ये हर वक्त ये इस पर बाइसिंग होती रहे, बाइसिंग करंट इसमें से फ्लो करता रहता है हर वक्त, जिसकी वजह से ये इनएफिशिएंट था इसका, कि इसकी जो परफॉर्मेंस इसकी बहुत अच्छी थी। अच्छा, तो क्लास ए एम्पलीफायर जो है इसकी एफिशिएंसी कम थी लेकिन इसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। अच्छा, क्लास बी एम्पलीफायर में क्या था कि क्लास बी एम्पलीफायर दिस टाइप ऑफ एम्पलीफायर सेटिस्फाइज द कंडीशन ऑफ द पुश पुल एम्पलीफायर। ये पुश पुल एम्पलीफायर ही से बेसिकली बना हुआ था, अगर आप याद करें। इन दिस केस द टू ट्रांजिस्टर्स आर कनेक्टेड in such a way that each transistor is operated per each half cycle provided to it. It is good at providing greater efficiency than class A amplifier, but it has a drawback that it suffers from the problem of crossover distortion. ये अभी हम डिस्कस करेंगे कि डिस्टॉर्शन किसको वो कह रहा है। बेसिकली वेव फॉर्म के अंदर अगर वेव फॉर्म आपकी पूरी की पूरी इनपुट से आउटपुट पर ट्रांसलेट नहीं होती तो उसको हम डिस्टॉर्शन कहते हैं। तो डिस्टॉर्शन कई तरह की हो सकती है, उसमें एम्पलीट्यूड में डिस्टॉर्शन हो सकती है, फ्रीक्वेंसी में डिस्टॉर्शन हो सकती है, फेज़ में डिस्टॉर्शन हो सकती है इनपुट और आउटपुट के दरमियान, वो भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। दिस अकर्स बिकॉज ऑफ द डेड जोन विच गेट्स क्रिएटेड as either either of the transistors NPN और PNP। ये थोड़ा सा इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं इसके अंदर। transistors NPN और PNP cannot turn on at the same time. To overcome this problem, another class of amplifiers is designed such that these are provided with some interfacing diodes. अच्छा, क्लास ए बी एम्पलीफायर, ये भी आपको पता है कि हमने एक क्लास ए एम्पलीफायर था जिसमें आप फुली बाइस कर देते थे उसको अपने ट्रांजिस्टर को। क्लास बी में आप जो है वो बाइसिंग ज़ीरो पे ले आते थे कि उसमें एक वक्त में एक चलता था ट्रांजिस्टर। और क्लास ए बी एम्पलीफायर में क्या था कि क्लास ए बी एम्पलीफायर इन दोनों के इन बिटवीन था, जो कि मिड पे भी नहीं था बाइस और ज़ीरो पे भी नहीं था, इन बिटवीन बाइस था। The problem of class B amplifier can be overcome by connecting the diodes in such a way that the diodes are biased just above the value of the cutoff. This helps in overcoming the problem of crossover distortions. तो पुश पुल एम्पलीफायर के एडवांटेजेस क्या होते हैं जी? एडवांटेजेस ऑफ पुश पुल एम्पलीफायर आर एज फॉलोज।
It can eliminate distortions that have been occurred in the circuit. It is capable of generating high gains. As the class B amplifier follows the principle of push-pull amplifier, the efficiency of the circuit is high enough. इसकी काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंसी होती है। उसकी वजह यही थी कि इसमें बाइसिंग करंट नहीं जा रहा था, तो आपका जो ट्रांजिस्टर चलता था वो इनपुट सिग्नल के साथ ही वो चल रहा होता था। तो चूंकि ये करंट नहीं खींच रहा होता जैसे क्लास ए एम्पलीफायर खींचता है, तो इसकी एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है। अच्छा, दी ट्रांसफॉर्मर्स दैट आर यूटिलाइज्ड एट द आउटपुट आर लेस कॉस्टली एंड स्मॉलर इन साइज. In this way, the push-pull amplifier has many advantages in terms of gain, efficiency, and the output power generated, but the condition that must be satisfied for this type of amplifier is that the two transistors that are utilized in the situation are being complementary. It must be identical in properties. Otherwise, both positive and negative halves of the cycle are amplified individually. Instead of decreasing distortion, it tends to increase the distortion values. यानी दोनों के दोनों almost similar complement होने चाहिए, properties एक जैसी होनी चाहिए. This type of amplifier circuit is utilized in many applications, जिसमें मिसाल के तौर पर whenever the matter of low cost design arises, push-pull amplifiers are best suited ones. These amplifiers are utilized in RF systems. These amplifiers are also utilized in digital switching designs, in the cards that are used in the mobile phones, computers required for audio applications are also amplified. एक इसमें होता है ब्रिज एम्पलीफायर, वो भी हम डिस्कस करेंगे। वो भी अक्सर यूज़ होता है कि अगर आपको हाई आउटपुट चाहिए, डबल मैग्नीट्यूड चाहिए आउटपुट पे स्पीकर को चलाने के लिए, तो आप ब्रिज एम्पलीफायर भी इसमें यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, एज दी एट द कंडीशंस वेयर द पावर डिसिपेशन वैल्यूज शुड बी लेस, दीज एम्पलीफायर्स आर। तो जहाँ पे भी आपको हायर एफिशिएंसी चाहिए और लो पावर डिसिपेशन चाहिए, तो आप पुश पुल की तरफ जाएंगे। ईच एम्पलीफायर डिज़ाइन हैज़ इट्स सिग्निफिकेंस इन टर्म्स ऑफ इट्स जनरेशन ऑफ हाई क्वालिटी आउटपुट एंड एफिशिएंसी गेन्स। ये दो चीज़ें हैं कि हाई क्वालिटी आउटपुट चाहिए तो वो क्लास ए से मिलती है, लेकिन वो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। ठीक है। अच्छा, द पुश पुल एम्पलीफायर डिज़ाइन कंसिस्ट ऑफ टू स्टेजेस, वन स्टेज एक्ट्स एज अ सोर्स टू लोड एंड द अदर एक्ट्स एज ए सिंक फ्रॉम द लोड। अच्छा, ये तो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। द मेजर क्राइटेरियन ऑफ दिस डिज़ाइन इज टू प्रोवाइड अ हाईली एफिशिएंट सर्किट विद मिनिमम डिस्टॉर्शंस एंड लो हीट डिसिपेशन, विच इन टर्न रिड्यूसेस द यूसेज ऑफ हीट सिंक। बट देर आर सर्टन, अब देखा ना इसमें अब दो पे आपने काम डिवाइड किया हुआ है, तो इतना ट्रांजिस्टर की हीटिंग का डर नहीं है आपको, यानी आपका हीट सिंक की कॉस्ट जो है वो इससे कवर हो जाएगी। अगर एक ही ट्रांजिस्टर ने हर वक्त काम करते रहना तो वो हीट अप भी ज़्यादा होगा, जैसे कि क्लास ए में होता है, हीट अप भी वो ज़्यादा होता है, उसकी डिसिपेशन पावर ज़्यादा होती है, हर वक्त चलता रहता है। तो इसमें क्या क्या इसमें डिवाइड हो गया काम। बट देर आर सर्टन केसेस वेयर दीज एम्पलीफायर्स आर प्रोन टू द हार्मोनिक डिस्टॉर्शंस। ये हम देखते हैं अभी हार्मोनिक्स क्या होते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द सर्किट, द एम्पलीफायर्स हैज़ टू बी chosen. Now we will discuss phase splitter. A phase splitter is also a popular circuit. इसमें क्या है कि आप ये phase split करते हैं। ये कैसे करते हैं ये अभी हम देखते हैं। A phase splitter circuit produces two output signals that are equal in amplitude but opposite in phase from each other from a single input signal. जैसे यहाँ ये इस ट्रांजिस्टर पे ज़रा गौर करें आप, तो एक आउटपुट, एक इनपुट आपने दी है, बेस में इनपुट दी हुई है, और आउटपुट आप दो दो जगहों से ले रहे हैं, एक एमीटर से और एक कलेक्टर से। अब कलेक्टर वाली और बेस वाली जो आउटपुट होंगी वो आउट ऑफ फेज होंगी, यानी यहाँ पे अगर नेगेटिव हाफ साइकिल होगा तो इधर पॉजिटिव होगा, और इधर पॉजिटिव होगा इनपुट पे तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। और जो एमीटर साइड है ये हमने पढ़ा था इसमें, जब हम इसको स्टडी कर रहे थे कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर में, तो उसमें क्या था कि आपकी जो जैसी आपने इनपुट दी हुई है उसी तरह की आपकी इन फेज़ आपको आउटपुट मिलेगी। तो ये नॉन इन्वर्टिंग है और ये आपकी क्या है, इन्वर्टिंग। ये आपको फेज स्प्लिटर इस सर्किट को बोलते हैं। A phase splitter is another type of bipolar junction transistor BJT configuration where a single sinusoidal input signal is split into two separate outputs that differ in phase from each other by 180 electrical degrees. इलेक्ट्रिकल डिग्रीज, एक मैकेनिकल डिग्रीज भी होते हैं जो कि मैकेनिकली आप उसको मेजर करते हैं, ये इलेक्ट्रिकल डिग्रीज कहलाएंगे। The input signal of a transistor phase splitter is applied to the base terminal with one output signal taken from the collector terminal and the second output signal taken from the emitter terminal. Thus, the transistor phase splitter is a dual output amplifier producing complementary outputs from its collector and emitter terminals, which are out of phase by 180 degree. A single transistor phase splitter circuit is nothing new, as we have seen its basic building blocks in previous tutorials. The phase splitter and the phase inverter circuit combines the characteristics of
अ कॉमन एमीटर एम्पलीफायर विद दैट ऑफ अ कॉमन कलेक्टर। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं कॉमन एमीटर और कॉमन कलेक्टर कैसे काम करते हैं। एज विद द कॉमन एमीटर कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर द फेज स्प्लिटर सर्किट इज फॉरवर्ड बायस टू बी ऑपरेटेड लीनियर क्लास ए एम्पलीफायर टू रिड्यूस द आउटपुट सिग्नल डिस्टॉर्शन। तो इसको हम आउटपुट सिग्नल, अगर हमें आउटपुट क्वालिटी अच्छी चाहिए तो हम इसको क्लास ए एम्पलीफायर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो ये थोड़ा सा रिवाइज करवा रहे हैं कॉमन एमीटर का, हमने पढ़ा होगा कॉमन एमीटर। द कॉमन एमीटर सर्किट विद अ वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड लीनियर एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज़ ईजी टू बाइस एंड अंडरस्टैंड। ये हमने बड़ी डिटेल में इसकी पूरी बाइसिंग की थी, उसको रिवाइज करते हैं। द इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड टू द बेस टर्मिनल एंड द आउटपुट सिग्नल इज टेकन अक्रॉस द लोड। ठीक है, यहाँ से आपने आउटपुट लेनी है। ठीक है, कनेक्टेड बिटवीन द कलेक्टर एंड पॉजिटिव supply rail VCC as shown in the figure. Thus emitter is common to both input and output as well providing voltage amplification। इसकी voltage amplification कैसे होंगे, आउटपुट रेजिस्टेंस ओवर इनपुट रेजिस्टेंस RL ओवर RE। ठीक है, ये हम कर चुके हैं पहले। द मेन करेक्टरिस्टिक ऑफ अ कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन इज दैट इट इज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर प्रोड्यूसिंग अ फेज रिवर्सल ऑफ 180 डिग्री। इन इनपुट और आउटपुट में 180 का फर्क होता है। To operate as a class A amplifier, the circuit is biased so that the quotient current fed into the base IB positions the collector terminal voltage at approximately half the supply voltage। ये भी हमने पढ़ा है कि हाफ पे रखना होता है जिसका बाइसिंग करंट है। The resistor ratios R1 and R2 is chosen so that the transistor is correctly biased providing maximum undistorted output signal। इसकी सारी हमने वर्किंग की थी जिसमें हम IB से 10 टाइम्स यहाँ सपोज करते हैं, फिर यहाँ से जो करंट होता है वो 11 हो जाता है, वहाँ से हम जो है इसकी वैल्यूज़ निकालते हैं R1 R2 की, फिर RE की वैल्यू हमने निकाली थी और RL की वैल्यू जो है, ये सारा हमने डिज़ाइन का क्वेश्चन इससे पहले सॉल्व किया होगा। अच्छा, common collector amplifier, common collector amplifier uses a single transistor in the common collector configuration with the collector being common to both input and output circuits। कॉमन कलेक्टर कॉमन है, अब एक ही रेजिस्टेंस है RE, तो इस सर्किट का करंट क्या होगा VCC ओवर RE। ठीक है, द इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड टू द ट्रांजिस्टर बेस टर्मिनल एंड द आउटपुट इज टेकन फ्रॉम द मीटर टर्मिनल शोन as the output signal is taken from across the emitter resistance RE, no collector resistance is used as the collector terminal is connected directly to the supply rail VCC। This type of amplifier configuration is also known as a voltage follower or more commonly an emitter follower। ठीक है, emitter follower, the output signal follows the input signal। ठीक है, the main characteristic of the common collector configuration is that it is non inverting amplifier। ये इन फेज होते हैं, आपका जिस तरह का आपका इनपुट होगा उसी फेज में आपको आउटपुट मिलेगी। ठीक है, और इट्स दैट इट इज़ अ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। उसकी वोल्टेज गेन जो है ऑलमोस्ट आपको जो है इसकी यूनिटी होगी और इसकी करंट गेन जो होगी वो क्या होगी, वो ज़्यादा होगी, यानी IE ओवर IB दैट विल बी हाई इनफ। ठीक है, बीटा प्लस 1 यानी अप्रॉक्सीमेटली बीटा ही हम डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन इज दैट इट इज़ अ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एज द इनपुट सिग्नल passes डायरेक्टली थ्रू द बेस मीटर जंक्शन टू द आउटपुट, hence the output is in phase with the input। due to this it has a voltage gain of slightly less than unity, यानी ये एज अ वोल्टेज बफर के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। क्यों उसकी इनपुट रेजिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा होगी, वो क्या होगी आर पाई, यानी आर पाई क्या होगी बीटा RE प्लस RE, यानी बीटा इंटू RE प्लस RE, यानी ये जो RE अंदर वाली रेजिस्टेंस जो कि VT ओवर IE से आप निकालोगे और दूसरी रेजिस्टेंस कौन सी है ये RE, इन दोनों को ऐड अप करो बीटा से मल्टीप्लाई करो तो वो आपकी ट्रांजिस्टर की रेजिस्टेंस आ जाएगी, तो ये हाई है काफ़ी। Due to this, it has a voltage gain of slightly less than 1 unity। As with the previous common emitter configuration, the transistor of the common collector amplifier is biased using a voltage divider network to the half of the supply voltage to give good stabilization। ये भी हम हाफ पे रखते हैं जिसमें DC लोड लाइन बना के हम उसके सेंटर में करते थे ना कि सेंटर में आ जाए, मतलब हाफ ऑफ दी योर सप्लाई। अच्छा, फेस स्प्लिटर कॉन्फ़िगरेशन अब क्या होगी। फेस स्प्लिटर में क्या होगा, इफ़ वी कंबाइन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉमन एमीटर एम्पलीफायर विद दैट ऑफ द कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर एंड टेक द आउटपुट्स फ्रॉम बोथ द कलेक्टर एंड द एमीटर टर्मिनल्स एट द सेम टाइम, वी कैन क्रिएट अ ट्रांजिस्टर सर्किट दैट प्रोड्यूसेस टू आउटपुट सिग्नल्स विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। यानी अब आपने क्या किया कि फेस स्प्लिटर में दोनों को इकट्ठा कर दिया, कॉमन एमीटर और कॉमन आपका कलेक्टर, ये दोनों कंबाइन हो गए इसमें। द फेस स्प्लिटर यूजेज अ सिंगल ट्रांजिस्टर टू प्रोड्यूस इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग, यानी एक इनपुट दिया आपने और दो तरह की आउटपुट अब आपके पास आ गई है, एक इन्वर्टिंग आउटपुट और एक नॉन इन्वर्टिंग आउटपुट। तो ये है आपका फेज स्प्लिटर कॉन्फ़िगरेशन।
उसका ट्रांजिस्टर किस तरह का होगा, ये देखेंगे इसकी सर्किट डायग्राम है, अभी हम इसका एक डिज़ाइन का क्वेश्चन भी करते हैं। तो R1 R2 इसमें क्या है, बाइसिंग है, वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग, RE एमिटर रेजिस्टेंस और RL आपकी लोड रेजिस्टेंस। इन्वर्टिंग ऊपर मिलेगा आपके, नीचे आपको नॉन इन्वर्टिंग। अच्छा, we said previously that the voltage gain of the common emitter amplifier is the ratio of RL to RE, that is minus RL over RE. अब इसमें अगर the minus sign indicates an inverting amplifier. If we were to make these two resistances equal, अगर इन दोनों को आप equal कर देंगे तो आपकी voltage gain क्या हो जाएगी, unity. As a common collector amplifier, द वोल्टेज गेन आपकी कॉमन कलेक्टर में तो वैसे ही यूनिटी होती है, तो इस तरह से एक ये यूनिटी वोल्टेज गेन एम्पलीफायर आपका बन जाएगा। अगर आप आर एल को आर ई के बराबर रख दो तो आपको ऊपर भी 1 की गेन मिलेगी वोल्टेज की इन्वर्टिंग में, और नीचे तो आपको 1 ही की मिल रही है नॉन इन्वर्टिंग में। तो ये यूनिटी गेन एक एम्पलीफायर बन जाएगा आपका, बफर आप कह सकते हैं इसको। This makes the unity gain transistor phase splitter circuit very useful to provide complementary or anti-phase inputs to another amplifier stage such as class P push-pull amplifier, यानी नेक्स्ट स्टेज को देने के लिए। इसकी मतलब अगर आप मल्टी स्टेज एम्पलीफायर यूज़ करते हैं, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स में क्या होगा कि एक स्टेज की जो है वो आउटपुट दूसरे स्टेज के इनपुट बन रही होगी। फॉर प्रॉपर एप्लीकेशन द वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क कनेक्टेड अक्रॉस द सप्लाई रेल एंड ग्राउंड मस्ट बी चोजन टू produce the correct stabilizing of the DC conditions for the output voltage swing from both the collector and emitter terminals, producing symmetrical outputs. So example अब देखते हैं, a single transistor phase splitter circuit is required to drive a push-pull power amplifier stage. Design a suitable circuit if the supply is 9 volts, 9 volt की supply है आपके पास, बीटा वैल्यू दी हुई है, ये NPN ट्रांजिस्टर है 2N3904 ट्रांजिस्टर इज यूज, उसकी बीटा कितनी है 100। द कॉजिएंट कलेक्टर करंट इज 1 मिली एम्पियर, यानी जो ICQ है कॉजिएंट जो बाइसिंग करंट है वो 1 मिली एम्पियर, एंड द इनपुट सिग्नल हैज़ एन एम्पलीट्यूड पीक ऑफ 1 वोल्ट। जो इनपुट सिग्नल साइनोसाइडल है उसकी पीक किस पे है, 1 वोल्ट के ऊपर उसकी पीक है। अच्छा, तो टू प्रिवेंट द डिस्टॉर्शन ऑफ द एमीटर terminal output signal, the DC biasing voltage level of the emitter terminal must be greater than maximum value of the input signal, in this case 1 volt peak, यानी अगर वो 1 volt peak है तो 1 volt वो ऊपर जाएगा हाफ साइकिल में और 1 volt नीचे जाएगा। अब इसको अगर आप चाहते हो कि पूरा का पूरा आगे ट्रांसफ़र करो तो आपकी जो DC बाइसिंग होनी चाहिए वो कम से कम 1 volt पे हो, ताकि उसका नेगेटिव साइकिल कट ना हो, नेगेटिव साइकिल उसका क्रॉप ना हो, कट ना हो। वो ज़ीरो से नीचे जाएगा तो वो कट हो जाएगा ना, तो इसलिए वो ये कह रहा है कि उसकी जो बाइसिंग है वो 1 वोल्ट पे रखें आप कम से कम। इफ़ वी सेट द DC causing emitter terminal voltage at twice the input value to ensure the distortion free output swing, that is VE will equal to 12 volts। आप VE 2 volts, आपका VE जो है उसमें 2 volts जो है उसके अंदर होगा, ये टू बी ऑन द सेफ साइड उसने फर्दर एडिशन कर दिया। As VE is set to 2 volts, the emitter current, which is also the collector quotient current flowing through it, is 1 milliamp. The value of emitter resistance RE is calculated as, अब देखिए RE अपनी कैसे कैलकुलेट करनी है, ये तो आपको पता है, ओम्स लॉ, R इज इक्वल टू VE ओवर IE। VE कितना रखना है हमने VE रखना है इसको 2 वोल्ट, हमने इसका कॉजिएंट पॉइंट ये देखें ऊपर उसने बताया ना कि इफ़ वी सेट द DC causing emitter terminal voltage at twice the input value to ensure the distortion free output, यानी मिनिमम क्या है कि 1 वोल्ट पे रखें, लेकिन उसने क्या किया, ट्वाइस पे रख दिया आपको, यानी जो सिग्नल का वोल्टेज था उससे ट्वाइस, यानी सिग्नल का 1 वोल्ट था उसने डबल पे इसको सेट कर दिया, उसने वो और ऊपर उसको ले गया 2 वोल्ट पे इसको, उसे करके 2 वोल्ट इस पे सेट करें, तो VE ओवर I 2 वोल्ट ओवर 1 मिली एम्स, IE कितना है 1 मिली एम्प गिवन है आपको, तो RE की वैल्यू आपने निकाली कितनी आ गई 2 किलो ओम, यानी आपकी जो RE रेजिस्टेंस है वो 2 किलो ओम आपके पास आ गई। अच्छा, फॉर द वोल्टेज गेन ऑफ द कॉमन एमीटर साइड ऑफ द फेस स्प्लिटर सर्किट इज इक्वल टू -1 यूनिटी, द कलेक्टर लोड रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू RE। अब यूनिटी आपने ऊपर भी रखनी है, तो अगर आपकी RE 1 है 2 किलो ओम है तो आप अपनी RL भी 2 किलो ओम रखेंगे, तो उससे क्या होगा कि RL और RE आगे आपके 2 किलो ओम। अच्छा, thus the voltage dropped across the collector load resistance is calculated as RL is equal to R is equal to 2 किलो ओम। अच्छा, अब वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करें, ओहम लॉ, लेकिन ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ओहम्स लॉ इसकी बहुत बेसिक्स है, वो आपको आना चाहिए। तो ओहम्स लॉ में क्या होगा कि VC इज इक्वल टू ICRL, अब IC इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू IE, तो 1 मिली एम्स मल्टीप्लाइड बाय 2 किलो ओम 2 वोल्ट, यानी जो आपकी RC ऊपर जो लगी होगी RL उसके अंदर 2 वोल्ट का ड्रॉप आ रहा है, तो कलेक्टर तक कितना वोल्टेज पहुंचेगा फिर 7 वोल्ट, यानी
यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप, यहाँ 9 वोल्ट्स लगे हुए हैं और RL में 2 वोल्ट का ड्रॉप हो गया, तो यहाँ तक कितने पहुँचे फिर 9 वोल्ट्स। अच्छा, अगर इधर 9 वोल्ट्स हैं और इधर हमने पहले निकाले कि 2 वोल्ट हैं, तो फिर इन दोनों के दरमियान कितने रह गए, 9 - 2, यानी यहाँ तक सॉरी 9 से 2 वोल्ट ड्रॉप हो गए तो 7 रह गए, 7 में से ये 2 निकाल दें 5 वोल्ट, तो इसके क्रॉस आपको 5 वोल्ट मिलेंगे, इस ट्रांजिस्टर के क्रॉस 5 वोल्ट आपको मिलेंगे। तो ये एक एम्पलीफायर मोड में काम कर रहा है। तो अब ये हमने पहले भी डिस्कस किया कि हमने कोई भी ट्रांजिस्टर चेक करना हो कि वो सैचुरेशन मोड में है या एम्पलीफायर, तो आप उसका ये VCE चेक करें। अगर ये 0.1 है, 0.1 या 0.2, तो वो सैचुरेशन में है, तो अभी ये एम्पलीफिकेशन मोड में चल रहा होगा। तो ये देखें यहाँ पे वही क्या होगा, VC निकाला उसने, VCC माइनस VC 7 वोल्ट, 7 वोल्ट में से फिर फर्दर 2 वोल्ट निकाल के 5 वोल्ट, VCEQ इज़ 5 वोल्ट। तो अप्लाइंग द किरचॉफ लॉ से वो फर्दर वेरीफाई इसको कर रहा है। अच्छा, this means that the DC bias voltage for the non-inverting output is 2 volts and the DC bias voltage for the inverting is 7 volts, यानी आपको ऊपर वाले कलेक्टर से 7 वोल्ट मिलेंगे और एमीटर वाले टर्मिनल से आपको 2 वोल्ट मिलेंगे। इन अदर वर्ड्स द DC causing आउटपुट वोल्टेजेस ऑफ द टू आउटपुट्स आर एट डिफरेंट वैल्यूज, यानी आपको जो कलेक्टर है यहाँ पे आपको 7 वोल्ट मिलेगा और यहाँ पे आपको 2 वोल्ट मिलेगा। अच्छा, अब इसमें आगे देखते हैं आगे वो क्या कह रहा है। द ट्रांजिस्टर DC करंट गेन बीटा, बीटा कितना 100, अगर बीटा 100 है और IC कितना था आपका 1 मिली एम्प्स, तो IB आप निकाल सकते हैं। IB कितना है आपका 1 मिली एम्प्स ओवर 100 इज 10 माइक्रो। अब ये आपने क्या निकाली है IB। अब आपने वैल्यूज़ निकालनी है R1 और R2 की। तो अब यहाँ पे एजम्पशन आ जाएगी कि R1 से करंट कितना फ्लो कर रहा है, 10 टाइम्स इंटू IB, यानी 10 टाइम्स इंटू IB। तो इसमें हम देखते हैं 10 फॉर द DC करंट गेन ऑफ 100 the causing current is 10 microampere. It is common practice the value of the causing current flowing through the base to ground resistor, the voltage divider network is 10 times greater than the base current. ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले जब हम इसको स्टडी कर रहे थे बाइसिंग को। अब यही करंट है IB आपका ये वाला, तो यहाँ पे करंट हम एज्यूम करते हैं कि 10 IB है, यानी IB 10 टाइम्स मल्टीप्लाई ये 10 IB, तो 10 IB प्लस IB इज इक्वल टू 11 IB, यानी सप्लाई से आपको 11 IB आ रहा है, एक IB इधर चला गया और 10 IB नीचे चला गया। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे डिज़ाइन में यूज़ हो रही है। तो R2 is VB over IR2. The it is common practice that the value of the Gaussian current flowing through the base to ground resistor of the voltage divider network is 10 times greater than the base current. Thus, the current flowing through the R2 will be 10 into IB, 10 into 10 माइक्रो, जो कि 100 माइक्रो नीचे से फ्लो हो रहा है। अच्छा, अब BB आप कैसे निकालोगे, तो VB आप किस तरह से निकाल सकते हो, VB के भी दो तरीके होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इस तरह से निकालेंगे कि देखें VB इज इक्वल टू VBE प्लस VE, यानी 0.7 प्लस 2 दैट विल बी 2.7, तो इधर आपको 2.7 वोल्ट मिलेंगे। अब आपके पास करंट भी आ गया, 2.7 वोल्ट भी आ गए, तो आप वैल्यू निकाल सकते हैं R की। R इज इक्वल टू V ओवर I, वही ओम्स लॉ आपको जो है अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो R2 इज़ VB ओवर I, R2 2.7 ओवर 100 माइक्रो, तो ये आपका 27 किलो हम आ जाएगा। और इसी तरीके से जो है R1 आप निकाल सकते हैं। R1 के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, सप्लाई वाला 9 वोल्ट माइनस 2.7, ये वोल्टेज उसके क्रॉस आ गया, और उसमें से करंट कितना फ्लो करेगा 11 टाइम्स, यानी 100 नीचे से फ्लो कर रहा है, 10 उधर से, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा 110, तो 110 माइक्रो एम इसमें से करंट आ गया। तो R1 की वैल्यू आ गई आपकी 57.3 किलो ओम, यानी ये आपकी बाइसिंग रेजिस्टर्स की वैल्यूज़ निकल आई हैं। ठीक है, तो अब आप इसका सर्किट देखें, ये आपका सर्किट बन गया, ये आपने एक फेज स्प्लिटर सर्किट को डिज़ाइन कर लिया। तो ये सारी वैल्यूज हमने अभी कैलकुलेट किया, तो यहाँ पे सर्किट में ये शो होके काफ़ी हॉरिबल नज़र आ रहा है, लेकिन ये सारी वैल्यूज़ हमने पहले से निकाली, 2 वोल्ट, 7 वोल्ट और 2.7 वोल्ट, 27 के 57.6 के, 110 माइक्रो, 100 माइक्रो, 10 माइक्रो, 0.7, और ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो हमने ऊपर पहले कैलकुलेट की हैं। ठीक है, एज अ सिंगल ट्रांजिस्टर फेज स्प्लिटर सर्किट प्रोड्यूसेस टू आउटपुट वर्जन ऑफ द इनपुट सिग्नल, अ नॉन इन्वर्टेड वर्जन identical in phase to the input signal and an
180 degree phase inverted version of the input signal with the both outputs having a similar एम्पलीट्यूड। तो इनकी दोनों की आउटपुट में एम्पलीट्यूड सेम होगा, लेकिन उनमें 180 डिग्री का फेज इन्वर्जन होगा। एक इनपुट के साथ एक आउटपुट इनपुट के साथ इन फेज होगी, दूसरी आउट ऑफ फेज होगी। This would make the phase splitter circuit ideal for use in driving push-pull or totem pole configured outputs for the amplification or DC motor control। ये देखें आपकी टोटम पोल आउटपुट स्टेज क्या होती है। टोटम पोल आउटपुट स्टेज, इसमें आप देख रहे हैं कि आपके ये आपका फेस स्प्लिटर लगा हुआ है पहले। फेस स्प्लिटर के बाद आपका दो ट्रांजिस्टर्स आप यूज़ करें, एनपीएन, और नीचे भी यहाँ पे एक एनपीएन उन्होंने यूज़ किया हुआ है। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री यूज़ होगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि एज द कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट्स आर टेकन फ्रॉम द कलेक्टर एंड एमीटर। अब आप देखें यहाँ से इसकी आउटपुट आप ड्राइव कर रहे हैं, इस पॉइंट से आउटपुट ड्राइव कर रहे हैं। तो अब इसमें एज द कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट्स आर टेकन फ्रॉम द कलेक्टर एंड एमीटर of the transistor when the upper transistor Q2 is forward biased and conducting on the negative half cycle, the lower transistor Q3 is off। यानी आप देखें, आप एक की जो बेस है आपने ऊपर वाले से कनेक्ट की हुई है, दूसरी की बेस आपने नीचे वाले से कनेक्ट की हुई है। अब पहले जब इसका इसका फॉर एग्जांपल इसका नेगेटिव हाफ साइकिल है, पहले चल रहा है नेगेटिव, पहले इसमें लिया हुआ। नेगेटिव में क्या होगा, यहाँ पे ऊपर कलेक्टर पे आपको पॉजिटिव मिलेगा और एमीटर पे आपको नेगेटिव मिलेगा। तो यहाँ इस की कंडक्शन के लिए Q2 Q3 में से कौन सा कंडक्ट करेगा, Q2 कंडक्ट करेगा। क्यों, इसकी बेस पे अब आपको पॉजिटिव मिल रहा है। तो पहले नेगेटिव हाफ साइकिल पे इनपुट की आपका Q2 कंडक्ट करेगा। अच्छा, और अब उसके बाद जब इसका पॉजिटिव साइकिल आ जाएगा इनपुट से, तो फिर क्या होगा कि इधर नेगेटिव शुरू हो जाएगा और यहाँ पॉजिटिव शुरू हो जाएगा। तो फिर Q3 कंडक्ट करेगा और Q2 ऑफ रहेगा। ये बात यहाँ पे वो बताना चाह रहा है। As the complementary outputs are taken from the collector and emitter of the transistor, when the upper transistor Q2 is forward biased and conducting on the negative half cycle due to the inversion, the lower transistor Q3 is off. So the negative half of the waveform is passed to the load resistor RL. On the positive half cycle of the input waveform, the lower transistor Q3 is forward biased and conducting while the upper transistor Q2 is off. So the positive half of the waveform is passed to the load resistor. Thus at any one to the other, both halves of the input signal combine to produce an inverted output waveform across the RL, which has a DC biasing voltage centered around the difference between VC and VE. Resistor R5 is used to limit the current flow। तो R5 का क्या काम है, फिर ये जो रेजिस्टेंस है R5, इसका क्या काम है। इसका काम होता है कि इसने करंट को लिमिट करना होता है। ये जो करंट इसमें से फ्लो होगा, जो आपके लोड को जाएगा, इस सप्लाई से होता है लोड को जाएगा, इसको ये लिमिटिंग के लिए R5 आपने यूज़ की हुई है। अच्छा, अब इसकी फेस स्प्लिटर की समरी को हम देखते हैं। वी हैव सीन हेयर इन दिस ट्यूटोरियल दैट बाय कंबाइनिंग अ कॉमन एमीटर सर्किट with a common collector circuit, we can create another type of single transistor circuit, which is not really a common emitter amplifier nor a common collector amplifier, but instead a phase splitter circuit that produces two voltages of same amplitude but of opposite sign. Sometimes it is necessary to have two signals which are both equal in amplitude but are 180 degree out of phase with each other, and there are different ways to create a dual output phase splitter circuit, including the use of differential pairs and operational amplifiers। अच्छा जी, तो ये था जनाब एक आपका फेज स्प्लिटर। द सिंगल ट्रांजिस्टर फेज स्प्लिटर सर्किट इज बाइज्ड टू ऑपरेट एज अ क्लास ए एम्पलीफायर विद द टू कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट्स टेकन फ्रॉम द कलेक्टर एंड emitters terminals respectively to the transistor। To operate correctly, the gain of the each output must be set to 1 unity। Single transistor phase splitter circuits are useful for driving class B push-pull amplifiers, center type transformers for inverters, or totem pole outputs for motor control, as when one transistor is on the other is off। totem pole, तो ये totem pole का सर्किट ज़रा इंपॉर्टेंट है। ये एक totem pole आउटपुट स्टेज है, यहाँ पे आपकी मोटर लगी होगी, तो ये आपका सर्किट काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा जी, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एम्पलीफायर डिस्टॉर्शन।
कि एम्पलीफायर की डिस्टॉर्शन से क्या मुराद है। तो एम्पलीफायर की डिस्टॉर्शन से मुराद ये है, जैसे यहाँ पे एक आपको मेन वेवफॉर्म नज़र आ रही है कि आपने इनपुट सिग्नल है आपका, होना तो ये चाहिए कि आउटपुट सिग्नल भी बिल्कुल इसी तरह का मैग्नीफाइड रेप्लिका हो, लेकिन कई बार ये होता है कि आपकी क्लिपिंग हो जाती है। जैसे ये देखें, आपके आउटपुट जो है वो ये प्लस वीसीसी से ज़्यादा आउटपुट नहीं आप जनरेट कर सकते, ये लिमिटेशन है। तो इसमें आपने जो आपकी जो बाइसिंग लेवल है वो आपने ऊपर सेट कर दिया, उसकी वजह से क्या हुआ कि जो ये आपका ऊपर उठ गई आपकी सारी की सारी वेव। तो उसमें ये होगा कि जैसे ही आपका जो वोल्टेज है इससे ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो वो चॉप हो जाएगा, यानी ये क्लिप हो गया, चॉपिंग हो गई इसकी क्लिप। इसी तरीके से अगर आपने डीसी बाइस लेवल कम सेट कर दिया, गलती किया, तो उसमें फिर आपका क्या होगा कि पॉजिटिव साइकिल तो पूरा आ जाएगा लेकिन नेगेटिव साइकिल क्लिप हो जाएगा। अब इसका नुकसान क्या होगा, जो आपको आउटपुट मिलेगी वो इनपुट वेवफॉर्म का मैग्नीफाइड रेप्लिका नहीं होगी, उसके अंदर डिस्टॉर्शन होगी। तो एम्पलीफाइड डिस्टॉर्शन कैन टेक ऑन मैनी फॉर्म्स सच एज एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड फेज डिस्टॉर्शन। तो ये एक जो है आपकी यहाँ से एक्सप्लेन हो गया, मैं इसको जल्दी से इसको कवर करने की कोशिश करूँगा। अब कॉमन एमिटर एम्पलीफायर जैसे है, ये कॉमन एमिटर एम्पलीफायर शो हो रहा है। अब इसमें भी अगेन आपने अगर डीसी का जो बाइस लेवल है वो उसमें वेरिएशंस हैं, अगर उसमें वेरिएशंस आ रही हैं तो उससे भी आपकी जो आउटपुट वेवफॉर्म होगी वो इनपुट वेवफॉर्म की तरह का रेप्लिका जनरेट नहीं होगी, उसमें जो है क्लिपिंग के चांसेस आ जाएंगे। ठीक है, तो ये एक डिस्टॉर्शन की एक एग्जांपल है। ठीक है, so the amplification may not taking place over the whole signal cycle due to incorrect biasing levels. The input signal may be too large, causing the amplifier transistors to be limited by the supply voltage. The application may not be a linear signal over the entire range of inputs. अच्छा जी, नेक्स्ट इसमें डिस्टॉर्शन में आप देख सकते हैं कि ये देखें, ये वही वेवफॉर्म है कि जिसमें आपने अगर बाइसिंग लेवल ज़्यादा हाई सेट कर दिया या बाइसिंग लेवल लो सेट कर दिया तो उससे एक नुकसान ये होगा कि आपका एम्पलीफायर सही काम नहीं करेगा, आपकी जो आउटपुट होगी वो इनपुट्स की जगह की सही नहीं आएगी। जैसे हमने देखा था क्लास बी में डिस्टॉर्शन है, फिर क्लास ए बी में डिस्टॉर्शन है, तो इस लिहाज से जो सबसे अच्छा एम्पलीफायर था वो क्लास ए वाला था, जिसमें आउटपुट वेव फॉर्म इनपुट को बिल्कुल जो है वो करती थी, रेप्लिका करती थी, और उसमें हम जो डीसी बाइस था उसका हाफ ऑफ द सप्लाई पे सेट था। अच्छा, अब इसमें देखें, ये भी एक डिस्टॉर्शन है, एम्पलीफाइड डिस्टॉर्शन ड्यू टू क्लिपिंग, जिसमें आप पॉजिटिव साइकिल क्लिप्ड ऑफ। अच्छा, अब ये देखें, इसमें पता क्या है, इसमें आपकी गेन बहुत ज़्यादा है एम्पलीफायर की, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव साइकिल भी क्लिप हो गया और नेगेटिव साइकिल भी क्लिप हो गया। तो when the input amplitude becomes too large, the clipping becomes substantial and forces the output waveform signal to exceed the power supply voltage rails, with the positive peak positive half and trough peak trough, यानी peak उसको कह रहा है, उसको वो trough कह रहा है, trough negative parts of the waveform signal become flattened or clipped off. To avoid this, the maximum value of the input signal must be limited to a level that will prevent this. यानी जैसे फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम है, आपने उसको इनपुट ही बहुत ज़्यादा दे दी है तो जाहिर है वो आगे उसका एक अपना एम्पलीफिकेशन फैक्टर है, एम्पलीफाइंग उसका गेन है, तो उसने उसको मज़ीद एम्पलीफाई कर देना। अब पता चले जी वो इनपुट भी अच्छी खासी एम्पलीफाइड है, वो फर्दर एम्पलीफाई होकर उसकी रेंज से ही बाहर हो जाएगी। तो इस चीज़ को एक अच्छे डिज़ाइन में अवॉइड किया जाता है। तो ये डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके नॉलेज में होनी चाहिए ये वाली बातें कि आपने एम्पलीफायर की गेन कैसी रखनी है। जैसे आपको शोर आ रहा है एम्पलीफायर के आउटपुट पे, तो इसका मतलब है उसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा जी, अब एम्पलीफायर डिस्टॉर्शन ग्रेटली रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ एम्पलीफायर। दीज फ्लैट टॉप्स ऑफ द डिस्टॉर्टेड आउटपुट वेवफॉर्म either due to incorrect biasing or overdriving the input do not contribute anything to the strength of the output signal at the desired frequency. अच्छा जी, having said that, some well-known guitarists and rock bands actually prefer that their distinctive sound is highly distorted or overdriven by heavily clipping the output waveform to the both positive। यानी कुछ तो जो गिटारिस्ट वगैरह हैं वो म्यूज़िक वगैरह के लिए तो जान के करेंगे ये चीज़ें। Also, increasing the amounts of clipping on a sinusoid will produce a much more amplified distortion that it will eventually produce an output waveform which resembles that of a square wave shape. अच्छा जी, अब इसके बाद एक और डिस्टॉर्शन हम डिस्कस करते हैं, ये तो थी एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन। अब एक होती है फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन। फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन किसे कहते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन ये होती है कि हार्मोनिक्स जनरेट होते हैं उसमें, यानी मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन इज अनदर टाइप ऑफ एम्पलीफायर डिस्टॉर्शन which occurs in a transistor amplifier when the level of amplification varies with the frequency.
Many of the input signals that a practical amplifier will amplify consist of the required signal waveform called the fundamental frequency plus a number of different frequencies called the harmonics superimposed होंगे। यहाँ से देखिए जरा, ये आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, मेन आपका जो है ना सिग्नल वो फंडामेंटल है। अब उसमें एक हार्मोनिक आ जाता है, हार्मोनिक उसमें आ जाता है डबल 2f, यानी 100 हर्ट्ज़ का। ये 50 हर्ट्ज़ है, अगर मिसाल के तौर पर मिसाल दे रहा हूँ आपको, पावर की मिसाल दे रहा हूँ, वैसे मैं ये 50 हर्ट्ज़ है तो ये कितना हो जाएगा 100 हर्ट्ज़ का एक आ जाता है आपके पास सिग्नल। अब होगा क्या कि ये इसके साथ सुपर इम्पोज हो जाएगा, जब इसके साथ सुपर इम्पोज होगा इसको ख़राब कर देगा ये देखें आपकी जो पिंक वाली जो वेव फॉर्म है ये कितनी डिस्टॉर्टेड हो गई साइन वेव, यानी ओरिजिनल साइन वेव आपकी ब्लू है लेकिन इस ग्रीन वाले इम्प्योरिटी की वजह से ये पिंक हो गई। तो इसको मैं इस तरह कहता हूँ कि एक पीने वाला जो मिनरल वाटर है वो आपका ये ब्लू वाला है, ये आपका जो है ना डर्टी वाटर है, यानी अगर आप प्योर वाटर में डर्टी वाटर डाल देंगे तो वो एक अजीब सी चीज़ बन जाएगी। तो ये एक अजीब सी चीज़ बन गई है, तो ये होती है फ्रिक्वेंसी डिस्टॉर्शन और इसको हम कहते हैं सेकंड हार्मोनिक। इसी तरीके से अगर एक और हार्मोनिक इसमें आ जाए कि थर्ड हार्मोनिक, तो वो उसको और ख़राब कर देगा। तो आपको पता है कि होती है स्केयर वेव, डबल ई के अंदर एक होती है स्केयर वेव। स्केयर वेव इज़ द मोस्ट पोल्यूटेड वेव, यानी इसमें सबसे ज़्यादा हार्मोनिक्स होते हैं स्केयर वेव के अंदर। So in the example above, the input waveform consists of a fundamental frequency plus a second harmonic signal. The resultant output waveform is shown on the right hand side. The frequency distortion occurs when the fundamental frequency combines with the second harmonic to distort the output signal. Harmonics are therefore multiples of fundamental frequency. In our simple example, a second harmonic was used. Therefore, the harmonics of frequency of the harmonic is twice, यानी 2f हो गया। इसी तरीके से थर्ड हार्मोनिक क्या होगा 3f होगा, यानी f अगर 50 है तो वो कितना हो जाएगा 150 हर्ट्स 150 हर्ट्स। 4f हो जाएगा 200 हर्ट्स। Frequency distortion due to the harmonics is always a possibility in amplifier circuits containing reactive elements such as capacitance and inductance। अगर उसमें कैपेसिटर इंडक्टर आप यूज़ कर रहे हैं एम्पलीफायर में तो ये इसके चांसेस हैं। फिर एक और तरह की एक डिस्टॉर्शन होती है एम्पलीफायर्स में, उसको बोलते हैं फेज डिस्टॉर्शन। फेज डिस्टॉर्शन ये होता है कि एक इनपुट वेव का साइन वेव का फेज होता है और आउटपुट वेव का साइन फेज एक होगा, फेज एंगल होगा। आइडियली तो यही होना चाहिए ना कि दोनों की जीरो क्रॉसिंग सेम हो, कि सेम टाइम पे दोनों वेव जो है वो जीरो क्रॉसिंग कर रही हों, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ये भी प्रॉब्लम आ सकती है एम्पलीफायर्स में कि फेज डिस्टॉर्शन और डिले डिस्टॉर्शन इज अ टाइप ऑफ एम्पलीफायर डिस्टॉर्शन विच अकर्स इन अ नॉन लीनियर में ज़्यादा होती है, लीनियर में तो नहीं है प्रॉब्लम आएगी, नॉन लीनियर में आएगी। ठीक है, नॉन लीनियर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर when there is a time delay between the input signal and its appearance at the output. If we say that the phase change between the input and the output is zero at the fundamental frequency, the resultant phase angle delay will be difference between the harmonic and the fundamental. This time delay will depend on the construction of the amplifier and will increase progressively with the frequency within the band. Other than high-end audio amplifiers, most practical amplifiers will have some form of amplifier distortion being a combination of both frequency and फेज डिस्टॉर्शन। तो अभी जो यहाँ पे डायग्राम बनी है इसमें इन्होंने दोनों मिक्स कर दिया, फ्रीक्वेंसी और फेज डिस्टॉर्शन जो है आपकी दोनों की दोनों इसके अंदर कंबाइन हो गई हैं टुगेदर विद द एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन इन मोस्ट एप्लीकेशन सच एज इन ऑडियो एम्पलीफायर्स or power amplifiers unless the amplifier's distortion is excessive and where it will not generally affect the operation or sound of the amplifier। अच्छा, तो ये तो है आपका जनाब डिस्टॉर्शंस के मतलब कि तीन तरह के डिस्टॉर्शंस हमने डिस्कस किए हैं, एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन, फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन और फेज डिस्टॉर्शन। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा ब्रिज एम्पलीफायर्स। ब्रिज एम्पलीफायर्स क्या होते हैं कि ये बड़े इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है ब्रिज एम्पलीफायर्स की। इसमें क्या होता है कि देखें जैसे ये आपके सामने एक ओप एम्प वाला एम्पलीफायर है, तो ये जो ऊपर वाला एम्पलीफायर है ये वाला, ये आपका नॉन इन्वर्टिंग वाला है क्योंकि इनपुट आप प्लस पे दे रहे हैं और ये नॉन इन्वर्टिंग है 1+R1/R2। ठीक है, और जो नीचे वाला एम्पलीफायर है ये आपका इन्वर्टिंग है, यानी ये क्या होगा आपका -R3/R4, ये गेन होगी इसकी, यानी वी आउट इज इक्वल टू गेन इनटू वी इन। ये इन्वर्टिंग है और ये नॉन इन्वर्टिंग, यानी इनपुट जो होगी यहाँ पे। अच्छा, आपकी जो अब आउटपुट लोड है, देखें लोड किसके दरमियान कनेक्ट है, आपकी ऊपर वाले की और नीचे वाले की दोनों आउटपुट्स के दरमियान कनेक्टेड है। अब यहाँ पे अब होता क्या असल में होता ये है कि आपको अगर मिसाल के तौर पे आपके पास जो है ये आगे हम देखते हैं इसमें, इसका बेसिकली जो पर्पज़ है, चलिए इस डायग्राम से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हमें अगर डबल एम्पलीट्यूड चाहिए आउटपुट के ऊपर तो हम कैसे पैदा करेंगे।
जैसे ऊपर वाला है हमारी वेव ए और नीचे वाली वही मतलब डिफरेंट वेव है, वो माइनस ए के साथ है। यानी अगर इनकी गेन्स हम बराबर कर लें तो ऊपर वाले की एम्पलीट्यूड क्या होगा ए, नीचे वाले का क्या हो जाएगा, इसका भी ए लेकिन माइनस ए। अगर अगर आप इन दोनों को कर दें, मतलब इन दोनों सोर्सेज को कनेक्ट कर दें, तो क्या होगा कि दिस वेव माइनस दिस वेव, यानी अगर आप आउटपुट लें इसके क्रॉस तो क्या हो जाएगी दिस माइनस दिस। तो आपको पता है कि a माइनस इंटू माइनस ए विल बी a प्लस ए, दैट विल बी 2a। तो दैट इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ अ ब्रिज एम्पलीफायर, कि जिसमें हम ब्रिज कर देते हैं, हम अपने वेवफॉर्म को ब्रिज करके इसका जो मैग्नीट्यूड है वो डबल हमने कर दिया। तो इसको अब हम पढ़ते हैं। So one thing that can be difficult in a single supply environment is generating a high power AC output signals। यानी high power AC output signal अगर आपको चाहिए तो आप bridge amplifier use कर सकते हैं। As you can see, the input signal is fed to two op-amp circuits, non-inverting and the other. If the following, a bridge amplifier allows you to deliver significant power to the load। How much power, कितनी power आपने ट्रांसफर करनी है, P load is equal to BP over under root square into 1 over R। ठीक है, the power is proportional to the square of the peak voltage। The bridge configuration doubles the voltage across the load, therefore it offers a factor of 4 increase in the power delivered to the load। तो ये था आपका एक ब्रिज एम्पलीफायर। तो इसकी जो मेन डायग्राम है वो आपने बस इस पर ही फोकस करना है कि ये इसकी ब्रिज एम्पलीफायर की एक कॉन्फ़िगरेशन है जिसके अंदर आपको डबल वोल्टेज जो है यू कैन गेट फ्रॉम इट। तो आज के लेक्चर के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे ईसीडी में। फर्दर जो टॉपिक्स हैं ईसीडी के उनके साथ हम नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।